नमस्कार, मैं ऋषिक द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ थिंक फर्स्ट। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं सीपीआईएम के नेता के त्रिपाठी जी। सर, स्वागत हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार सर, पहला प्रश्न आपसे मेरा है, लगातार एक कानून जो नया सदन में पास हुआ है, हिट एंड रन कानून, और इस कानून के विरोध में लगातार जितने भी ड्राइवर लोग हैं वो चक्का जाम की मोर्चा खोल रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिट एंड रन का जो कानून है, इसका जो स्वरूप बदल के कठोर किया जा रहा है, कहीं न कहीं ड्राइवरों के लिए अहितकर साबित होगा। अमूमन व्यवहारिक रूप से देखा गया है कि जब भी इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं तो ड्राइवर अगर मौके पर रह जाता है तो आम आदमी उतना अवेयर नहीं है। आम आदमी उसे हिंसक चोटें पहुंचाता है जिसमें उसकी जान तक जाती है। कई घटनाएं प्रकाश में पहले हिट एंड रन में 304 देखा जाता था, गैर इरादतन हत्या। अब उसे बदल कर इन्होंने हिट एंड रन में ड्राइवर को दबाव बनाया जा रहा है कि ड्राइवर मौके पर रहे, वो घायल है वो मृतक की देखभाल करे, या फिर अगर वो भागता है तो भागने पर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसी स्थिति में ड्राइवर के पास दोनों ओर, एक ओर कुआं है एक ओर खाई है, जिसके कारण ड्राइवर असंतुष्ट है। और केवल ड्राइवर ही नहीं, अगर दूसरी भाषा में मैं कहूँ तो ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला प्रत्येक वाहन चालक, चाहे वो निजी क्षेत्र का हो, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र का हो, सरकारी क्षेत्र का हो, युवा हो, छात्र हो, महिलाएं हो, सबके साथ ये समस्या आने वाली है। ऐसे में केंद्र सरकार को इस कानून पर पुनर्विचार करना चाहिए और जिन परिस्थितियों में इस कानून को पास किया गया है, 143 सांसदों का निलंबन करके संसद को एक तरफा मनमाने ढंग से इस कानून को पास किया है, यह तरीका भी संसदीय लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है। फिर से इस कानून को वापस लें, विधेयक के स्वरूप में लोकसभा में ले जाएं, बहस कराएं, सभी पक्षों की राय, ड्राइवर यूनियंस की राय, ट्रांसपोर्टरों की राय, सरकारी वाहन चालक संघ की राय, इन सब की राय मशवरे के साथ तब ये परिवर्तन करेंगे तो वो जनता को स्वीकार होगा। और माकपा इसकी पक्षधर है। वर्तमान स्वरूप में इस कानून के पक्षधर माकपा नहीं है। हम ड्राइवर्स की जो हड़ताल चल रही है उस हड़ताल का पुरजोर समर्थन करते हैं। सर, दूसरा सवाल मेरे आपसे है, लगातार भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि केंद्र में आज भारतीय जनता पार्टी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी यह दावे करती है कि हम बेटियों को सम्मान दिला रहे हैं, हम भारत की नारियों को सम्मान दिला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई थीम बना के वो बेटियों के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे में जो वाराणसी बीएचयू कैंपस का जो घटना होता है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नंबर 1, बीएचयू आईआईटी कैंपस के भीतर बच्ची के साथ बलात्कार किया जाना ये अपने में बड़ी बीभत्स घटना है। अमूमन माना जाता है कि आईआईटी के प्रांगण सुरक्षित होते हैं और ख़ासकर उस दौर में जबकि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी समेत मोदी जी तक बेटियों की सुरक्षा के बारे में बड़े बड़े दावे करते रहे। लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाला, छेड़छाड़, यौन हिंसा का आरोपी जो भी व्यक्ति है उसे बचाने में कोई कोर कसर भाजपा पार्टी और जिला प्रशासन नहीं करता। चाहे वो महिला खिलाड़ियों के यौन हिंसा के खिलाफ हमारे गोंडा के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला हो, चाहे हमारे बस्ती जनपद के गौर ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष द्वारा मासूम बालिका की बलात्कार और हत्या का मामला हो, अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मामला, उनके आईआईटी कैंपस का मामला। और उस पर भी ताज्जुब ये है कि जब वो बलात्कार के शिकार महिलाओं को, बलात्कार की शिकार बच्चियों के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना चल रहा था, तो भाजपा के ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने उस धरना दे रहे, शांतिपूर्वक धरना दे रहे लोगों पे हमले किए। और जब इसकी शिकायत की गई तो उल्टा धरना दे रहे लोगों पर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया गया।
आज जब आरोपी पकड़े गए और ये स्पष्ट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ इनके सीधे संबंध हैं, तब जाकर ये एहसास हुआ और ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के किसी विंग के लोग इसमें शामिल रहते हैं, तो बाकी संगठनों के लोग सड़क पे हो हल्ला मचा के मामले को ठंडा या दबाने का प्रयास करते हैं। यही बनारस के केस में हुआ। 1 महीने फरार रहा। दुर्भाग्य, योगी जी के बुलडोजर में या तो तेल खत्म हो गया, कुर्की की कार्रवाई नहीं हुई, आरोपियों के घर नहीं गिराए गए, गाड़ी नहीं पलटी, यहाँ तक कि एनकाउंटर भी नहीं हुआ। और हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस तो पैर में गोली मारकर एनकाउंटर में गिरफ्तारी करने में अव्वल है। शायद ही इतने ज़्यादा पैर में गोली मारकर एनकाउंटर में सफलता किसी और प्रदेश की पुलिस पाई हो। लेकिन इन तीनों पर इस तरह की कोई कार्रवाई करने में विफल रही पुलिस। इसके अलावा न गैंगस्टर की कार्रवाई शुरू की गई अभी तक और ना ही एनएसए की कार्रवाई की गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये नारा खोखला दिखाई पड़ता है, बेटियों के नाम पर प्रवचन ही दिखाई पड़ता है। वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार के राज में बेटियां अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये एक यथार्थ है। जब बात हम सुरक्षा की करते हैं तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में जो प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार जब भी कोई गुनाह करता है तो गुनहगार को सज़ा मिलती है, साथ में उसका बुलडोजर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उसका भुगतान उनको भी भोगना पड़ता है। तो उस अपराधी के अपराध में क्या उन परिवार वालों का भी सहयोग रहता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है बुलडोजर की संस्कृति, इसके हम कभी हिमायती नहीं रहे। हम भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं। हमने एक स्वयं संप्रभु न्यायपालिका की स्थापना कर रखी है। हमारे कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कि इस तरह के आपराधिक आरोप रखने वाले जो लोग भी हैं उन्हें पकड़े, अभियोजन द्वारा उन केसेस को मजबूत करके न्यायालय में ले जाए और पैरवी करके उन्हें न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाए। कार्यपालिका के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे जिले का एसपी हो, दीवान हो, चौकीदार हो, किसी को भी किसी व्यक्ति के अपराध पर दंड देने के लिए निर्णय देना यह अस्वीकार्य है। ये अस्वीकार्य हमेशा रहा है और रहेगा। ऐसे में बुलडोजर की पूरी कार्रवाई ही इनकी अपनी न्याय प्रणाली को ही स्वयं संदिग्ध बना रहे हैं। जनता के बीच में एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारे द्वारा जो न्याय प्रणाली विकसित की गई है, जिसमें हमारा दायित्व अपराधी को सजा दिलाना होता है न्यायपालिका में ले जाके सबूत शहादत के साथ, उसमें हम विफल हो रहे हैं। तो हम स्वयंभू निर्णय लेंगे और निर्णय ही नहीं लेंगे बल्कि सेलेक्टिव निर्णय लेंगे और सेलेक्टिव निर्णय लेके हम उस पर कार्रवाई कर देंगे। ये केवल ताली बजवाने वाली बात है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। हम इसके पक्षधर कभी नहीं रहे हैं। अगर बात महिला मोर्चा की करें तो लगातार आपका एक बयान बहुत फेमस हुआ है कि महिला मोर्चा नहीं है, ये पत्नी मोर्चा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये देखिए, कमोवेश महिलाओं के संगठन लगभग सभी दलों के पास हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, इसकी भी निकटता ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन एडवा के साथ। इसके बावजूद कि एडवा अपने में स्वतंत्र मास ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें नीचे से लेकर केंद्रीय कमेटी तक उनकी विधिवत निर्वाचित कमेटियां हैं, वे सब्जेक्ट चुनती हैं, उस आधार पर वे अपना आंदोलन का तय करती हैं। हाँ, जब भी उनको मदद की ज़रूरत होती है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को लगता है कि हाँ इनकी बात सही है, पार्टी की लाइन के तहत है, तो हम उनके साथ खड़े होते। लेकिन अगर कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दीजिए तो बाकी दलों में जो महिला विंग है वो पार्टी की ही महिला सदस्यों द्वारा निर्मित की जाती है। और आप ध्यान से देखिए कि उनकी जो पदाधिकारी निर्वाचित भी होते हैं तो प्रतिनिधि के नाम पे कहीं प्रधानपति, कहीं
ब्लॉक प्रमुख पति, कहीं पालिका चेयरमैन पति, पुरुष ही कार्य करते हैं। तो महिलाओं का संगठन इनके यहाँ एक चेहरा बन जाता है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। हम भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के सामने भी एक सवाल है कि जब महिला खिलाड़ियों पे दिल्ली पुलिस बर्बरता कर रही थी तो इनका मौन क्या कह रहा था। जब वो यौन हिंसा के खिलाफ पार्टी के ही एक सांसद के खिलाफ धरना दे रही थी और FIR नहीं दर्ज हो रही थी तो इनका महिला मोर्चा क्या कर रहा था। और इतना बस्ती में भी जब गौर में इस तरह की घटना हुई और आरोप लगा तो भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा क्या कर रहा था। और ये कमोबेश केवल भारतीय जनता पार्टी की भी बात नहीं है, अन्य दलों के पास भी जो महिला लीडर्स हैं, जो महिला कार्यकर्ता हैं, अगर कहीं 2-4 कार्यकर्ता है भी तो बड़े नेताओं के घरों की महिलाओं के आगे उनका अवसर काट दिया जाता है। वो हमेशा पिछलग्गू बना के रखा जाता है। जब भी निर्वाचित होने की बात आएगी, पद पाने की बात आएगी तो उस दल के बड़े नेताओं के घरों की पत्नियां ही पाती हैं। इसलिए मैं नहीं, लोग मजाक में कहते हैं कि इन दलों के पास पत्नी मोर्चा है। हाल में नायब तहसीलदार बस्ती द्वारा अपने सहयोगी महिला नायब तहसीलदार पर यौन हिंसा का कुकृत्य करने का प्रयास किया गया। आप देख लीजिए, एडवा के अलावा, जनवादी महिला समिति के अलावा तमाम दलों के पास महिला विंग है। कोई भी उस उत्पीड़ित महिला नायब तहसीलदार के साथ खड़ी नहीं हुई। और इसमें भी ये नहीं कहना था कि कौन निर्दोष है कौन दोष है। सिंपल सा इतना मामला था कि CRPC की प्रक्रिया का पालन किया जाए। एक आम आदमी जब महिलाओं के साथ कुकृत्य करने पे जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो ठीक है, मजिस्ट्रियल पावर है तो उनके साथ भी वही प्रक्रिया अपनाई जाए। एडवा ने इस इशू को उठाया, लड़ा और अंततः आज वो नायब तहसीलदार साहब जेल में है। पुलिस अपनी चार्जशीट लगाएगी, अभियोजन न्यायालय में अभियोग को पुष्ट करेगा। न्यायालय का अपना एक निर्णय होगा, जो होगा वो हम लोगों को स्वीकार होगा। 22 जनवरी नज़दीक आ रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि अयोध्या में भगवान राम अपने राम मंदिर में जा रहे हैं। उनकी मूर्ति को उनके गर्भगृह में स्थापित करना है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावे करती है कि राम हमारे हैं। राम के नाम पे लगातार वो वोट मांगने का काम करती है लोगों से। और लगातार वो कहती है कि हमने राष्ट्र को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आप शहीदों के नाम पे वोट दीजिए, आप राष्ट्र के नाम पे वोट दीजिए, आप राम के नाम पे वोट दीजिए। तो क्या राष्ट्र, क्या शहीद, क्या जितने भी सिपाही हैं, क्या भगवान राम केवल भारतीय जनता पार्टी के ही हैं? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम धर्म को लेकर अपनी पार्टी की बात कहेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, मानती है कि ये आस्था और विश्वास का प्रश्न है। उस आस्था और विश्वास की हम सराहना भी, हम मानते भी हैं उसे। और संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार पालन करने का जो अधिकार दे रखा है, उस अधिकार का हम संरक्षण भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां तक हो तो बात ठीक है, वो धर्म का राजनैतिकीकरण कर रही है। और राजनैतिकीकरण करना किसी भी धर्म का, तो उस धर्म के अनुयायियों के साथ अपमान होता है, उस धर्म का अपमान होता है। अब आइए राम मंदिर टेम्पल के लिए। राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, राम मंदिर टेम्पल का निर्माण हो रहा है, निर्माण होगा अपना नियमानुसार। जो उनकी विधि व्यवस्था है धार्मिक, उसके अनुसार धर्माचार्य अपना मूर्तियां लाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, लोग पूजा करेंगे। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन हमारा संविधान और उच्चतम न्यायालय ने बार बार कहा है कि सरकार को किसी भी धर्म विशेष के कार्यों में नहीं शामिल होना चाहिए।
ऐसे में संवैधानिक प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री अगर वहाँ जा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जा रहे हैं, और भी तमाम संवैधानिक पद धारण करने वाले लोग वहाँ मंदिर में जाएंगे, तो ऐसे में पूरा आयोजन एक राजनैतिक आयोजन बन के रह जाता है। और धर्म में राजनीति के घाल-मेल के हम हमेशा खिलाफ रहे हैं। इसलिए राम मंदिर पे हमारा एक बयान है और हमें निमंत्रण भी मिला था वहाँ जाने का। हमने इसी आधार पे हमारे नेता कॉमरेड सीताराम येचुरी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इसी आधार पे उस निमंत्रण को अस्वीकार भी कर दिया। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्योंकि केंद्र में अभी उन्हीं की सरकार है, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले ये कहती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। और ऐसे बहुत सारे अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने दावे किए थे कि हम उन कामों को करेंगे। तो क्या उन दावों पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया या नहीं किया? उनके विकास कार्य जनता तक पहुँचे या ना पहुँचे? जितना वो आंकड़ों में बताते हैं कि मैंने इतना काम किया, मैंने इतना फंड लगाया, मैंने ये चीज़ किया, मैंने वो चीज़ किया, क्या वो वास्तव में जनता तक पहुँचता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी करके एक योजना चला रहा है। मोदी की गारंटी हमने देखी, बहुत हुई महंगाई की बार। डीजल पेट्रोल का भाव देख लीजिए। नोटबंदी में मोदी की गारंटी कि अगर 50 दिन में ये लक्ष्य हमें न हासिल हुए तो हमें चौराहे पे खड़ा होकर, अपशब्द है इसलिए मैं नहीं प्रयोग करूंगा, हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने स्वयं कहा था। इस तरह से मोदी सरकार की जितने भी पॉइंट्स थे जो जनहित से और जन सरोकारों से जुड़े हुए थे, उस पर मोदी सरकार विफल रही है। उनकी गारंटी किसी मायने की नहीं रह गई है। बेरोजगारी की दर देख लीजिए, घटती हुई आमदनी देख लीजिए, जीवन स्तर घटता हुआ देख लीजिए, प्रेस फ्रीडम देख लीजिए, तो हर जगह तो ये सरकार विफल रही है। ऐसे में अगर मोदी जी की गारंटी कह के ही जा रहे हैं तो ये जाते रहें। जनता इन बातों को समझ रही है। ये पूरे देश में 80% लोगों को 5 किलो राशन की भीख पे जिंदा रहने के लिए विवश कर दिया। जीडीपी बढ़ी है, लेकिन जीडीपी और बेरोजगारी की दर, जीडीपी और गरीबी के बढ़ने, जीडीपी इधर बढ़ रही है, गरीबी इधर बढ़ रही है नीचे की ओर। तो आखिर हो क्या रहा है? इसे तो प्रगति नहीं कहे जा सकते। आप अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक देख लीजिए, चाहे गरीबी का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं का हो, मानव विकास सूचकांक के तमाम आंकड़ों में आज की तारीख में हम बांग्लादेश और नेपाल और पाकिस्तान से भी कई आंकड़ों में नीचे चले गए। दूसरी ओर देश पे बढ़ता हुआ कर्ज, ये मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, ये केवल हवाई की बात है। बढ़ते हुए कर्ज के बोझ के नीचे भारत का आबादी धंसती चली जा रही है और विशेषकर युवा रोजगार विहीन होकर ये टहल रहा है। और किसी भी देश के पास इतनी भारी मात्रा में युवा शक्ति रहे और रोजगार विहीन रहे, उसके अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार न्यूनतम कमाने के साधन अगर कोई सरकार नहीं दे पा रही है, तो चाहे वो ट्रिलियन की इकनॉमी हो, चाहे जिसकी इकनॉमी हो, वो 2 कौड़ी की है। ऐसे सारे इकनॉमी को खारिज करना होगा। जन सरोकारों, मानव विकास सूचकांक से जुड़े शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये 3 प्राथमिकता मानते हुए बिजली से लगाए इंटरनेट तक को बुनियादी सिद्धांतों में लाते हुए इसकी व्यवस्था देनी होगी। दी नहीं जा रही है, वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। हाँ, जीडीपी बढ़ी है। जीडीपी इसलिए बढ़ी है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े भी अर्थशास्त्रीय आंकड़े हैं। अगर 2 लोग हैं, एक की आमदनी 1 रुपये है, एक की आमदनी 99 रुपये है, तो प्रति व्यक्ति आय 50 रुपये हुई। अब जरा कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति वास्तविक आय जिसकी 1 रुपये है, कागज में 50 रुपये कमा रहा है, वो 1 रुपये की आमदनी में अपनी शिक्षा, अपना स्वास्थ्य, अपना भोजन, अपना आवास, अपना परिवहन, अपने कपड़े कैसे मैनेज करेगा?
कागज में आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय 50 रुपये हो गए, लेकिन वास्तव में ये विषमता की खाई बढ़ती जा रही है और इसका परिणाम आंकड़ों में भी झलक रहा है, राशन की सप्लाई में झलक रहा है, घटती हुई स्वास्थ्य सुविधाओं में झलक रहा है। ये सारी चीज़ें दिख रही, इसलिए अर्थव्यवस्था बदहाल है। ये अपने सेलेक्टेड मीडिया चैनलों द्वारा ये प्रोपोगेट कर रहे हैं, ये प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। ये प्रोपोगंडा भी ढोल की पोल है, ये नीचे तक जाते जाते धराशायी हो जाएगा। आपका एक और बयान फेमस हुआ था, मैं उस पर जिक्र करना चाहूँगा कि आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का 2024 जो है अंतिम है। अंतिम इसलिए है, आपने कहा था कि जब किसी व्यक्ति का अंतिम होता है तो अपने जितने भी दाव पेच होते हैं वो लास्ट में खेलना स्टार्ट कर देता है, और कई दावे आपने बताए थे भारतीय जनता पार्टी ने अपना खेलना स्टार्ट कर दिया। तो क्या 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है कि नहीं बन पा रही है? देखिए, 2024 में सरकार किसकी बनेगी तो जनता के हाथ में। लेकिन मुख्य रूप से लड़ाई है क्या? लड़ाई किस ओर जा रही? लड़ाई जा रही है लिबरल डेमोक्रेसी को किल करके, उसकी जो स्वतंत्र हमारी प्रजातांत्रिक संस्थाएं थी उन संस्थाओं को मारकर, उन संस्थाओं को दबाव करके अपने अधीन लेकर एक तानाशाही टाइप के शासन की व्यवस्था हो रही है, जिसमें न्यायपालिका पे भी हमले हो रहे हैं। अमित शाह जी सीधे सीधे सदन में बयान देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का निर्णय नहीं करना चाहिए था। ये बयान अपने में बताता है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब सरकार से पूछ के न्यायिक निर्णय दिया करे। ईडी की हालत आप देख रहे हैं, चुनाव आयोग की हालत आप देख रहे हैं। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को इन्होंने प्रभावित करने का प्रयास किया है, संविधान को प्रभावित करने का प्रयास किया है, सदन को प्रभावित करने का प्रयास किया। ऐसे में आज जो सबसे बड़ा खतरा इस देश के सामने है वो हमारे संविधान के बचाए रखने का है, लोकतंत्र को बचाए रखने का है, चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता को बचाए रखने का है, और साथ ही साथ सामाजिक न्याय के सवाल को, रोजगार को भी बचाए रखने का सवाल। तो इस सवाल पे एक बड़ी व्यापक गोलबंदी हो रही है। इस सरकार के कुकृत्यों के खिलाफ जनता लामबंद हो रही है और जनता के दबाव में तमाम दल भी इंडिया ब्लॉक के रूप में एकजुट हो रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया ब्लॉक एनडीए ब्लॉक के खिलाफ आने वाले 2024 में बहुत बेहतर परिणाम लेकर आएगा। सर, आप बस्ती से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में आप बस्ती में ही आप रह रहे हैं, और वर्तमान में बस्ती के जो सांसद हैं हरीश द्विवेदी जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, और उनका एक कोरोना काल के बाद में एक विवादित बयान सामने आया था कि अगर कोरोना काल के पहले किसी और पार्टी की सरकार होती या कोरोना काल के बाद या कोरोना जब आया था तब किसी और पार्टी की सरकार होती तो वर्तमान में उस पार्टी के जो प्रधानमंत्री होते या देश के जो प्रधानमंत्री होते वो कटोरा लेकर भीख मांग रहे होते। तो क्या उनका ये बयान सुटेबल है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता ने सांसद जी को प्रतिनिधि चुना है, उन्हें कुछ भी बोलने के पहले कुछ अध्ययन भी कर लेना चाहिए। आज़ादी के बाद 70 सालों में जो विदेशी कर्जा हमारी विभिन्न सरकारों ने लिया था, जिसमें कांग्रेस की सरकार, संयुक्त मोर्चा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन सब ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने लिया था, उस कर्जे का 2 गुना ज़्यादा कर्जा 2014 से 2024 के बीच में मोदी जी की सरकार ने लिया है। अगर इस कर्ज को लेना, कटोरा लेके भीख मांगना है, तो मुझे तो लगता है कि 70 साल में सरकारों ने जितना भीख मांगा उससे ज़्यादा तेज और ज़्यादा अनुभव से वर्तमान सरकार ने भीख मांगा। तब आज हम उस कर्जे के ऊपर हैं कि 45,000 से लेके 60,000 रुपये प्रति व्यक्ति के ऊपर आज विदेशी कर्ज लद गया है। तो सांसद जी को स्वयं देखना चाहिए, कर्जों के आंकड़े देख लें, स्थिति साफ हो जाएगी। लगातार बस्ती में खेल महाकुंभ हो रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि खेल महाकुंभ का जो बजट है
सरकार पेमेंट करती नहीं है। तो वो खेल महाकुंभ का बजट कहाँ से आता है? और बस्ती की जनता, वर्तमान में बस्ती की जनता केवल खेल महाकुंभ में आती है, देखती है कि बच्चे खेल रहे हैं, और कभी ये नहीं सोचती कि खेल महाकुंभ में बजट कहाँ से आ रहा है, और बजट आ रहा है कितना खर्च हो रहा है, और कितना जो बीच के लोग हैं वो अपने जेबों में डाल रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बस्ती में खेल का विकास एक इवेंट कर देने से, एक कार्यक्रम कर देने से नहीं होगा। खेल और खिलाड़ियों का विकास एक सतत प्रक्रिया है। एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है जिसमें हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो अपने क्षेत्र में लगातार प्रयास करते रहें और जिला, प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो उपलब्धियां हासिल करते हैं। एक इवेंट मात्र कर देने से बस्ती को खेल जगत में कोई उपलब्धि मिलने नहीं जा रही है। उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है। दुर्भाग्य है, बस्ती में सांसद जी से उम्मीद थी। सांसद जी अपने को प्रगति वाला सांसद कहते हैं, विकास कार्य का दावा करते हैं। हमें एक उम्मीद थी कि एक कंटिन्यूअस सिस्टम के जरिए खेल और खेल के विभिन्न खेल के क्षेत्रों के खिलाड़ियों का चयन से लेके, उनकी प्रैक्टिस से लेके, उनके कोचेस से लेके, फिर उन्हें हॉस्टल में डालना, उन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं में भेजना, ये एक सिस्टम डेवलप करके देंगे। 2 बार हो गया, ये भी साल खत्म हो रहा है इनका कार्यकाल, अभी तक नहीं डेवलप कर पाए। आगे करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके सामने बैठकर मैं उनकी सराहना भी करूँगा। अब आइए इस तरह के इवेंट पे, कुंभ पे। इस तरह का कोई भी आयोजन, जिस आयोजन में मुख्यमंत्री भी शामिल हों, प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हों, सरकार की मशीनरी के बहुत ज़्यादा हिस्से भी शामिल हों, विभिन्न केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मिनिस्टर शामिल हों, उस तरह के आयोजन की पैसा कहाँ से आया और कहाँ खर्च हुआ, उसकी एक निष्पक्ष, पारदर्शी जानकारी, विश्वसनीय जानकारी जनता के पास होनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि सांसद खेल कुंभ हुआ हमारे यहाँ, इसका फंड कहाँ से आया, कहाँ गया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम ये नहीं कहते इसमें भ्रष्टाचार हुआ या वसूली हुई या जो कुछ भी हुआ। जब आप कुछ आंकड़े दोगे तब हम देखेंगे क्या उचित है एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हैसियत से, तब हम उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन इतने बड़े आयोजन में निश्चित तौर पे भारी मात्रा में धनराशि की आवश्यकता पड़ी होगी। वो धनराशि आई भी होगी। किस फंड से आई? क्या कोई अधिकृत कमेटी बनाई गई थी जिसकी रिसीट के जरिए इकट्ठा किया गया, या जो कॉर्पोरेट है हमारे बस्ती में कार्यरत, कॉर्पोरेट से CSR फंड से लिया गया? अगर CSR फंड से लिया गया तो किस NGO में पैसा गया, किस ट्रस्ट में गया? वो किसी इस तरह की आयोजन समिति को देने के लिए बाध्य नहीं है। इतने बड़े इवेंट का प्रोजेक्ट किस NGO ने स्क्रिप्ट बना के दिया जिस पर CSR फंड अलॉट हुआ? कितना फंड अलॉट हुआ, कितना जन सहयोग से आया, कितना फंड किस किस मद में कहाँ कहाँ खर्च हुआ, इसकी पूरा एक वाइट पेपर हमारे सांसद जी को बस्ती की जनता के सामने रखना चाहिए। यही उचित होगा। वैसे इस तरह के आयोजन भाजपा सरकार आयोजन कम, प्रचार के रूप में ज़्यादा करती है। उसके लिए एक अनुरोध सांसद जी से जरूर करूंगा कि इसको सरकार के किसी मद में अलॉट करा दें कि खेल कुंभ बजट निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाकायदा बजट पारित होगा, बजट आएगा, उसकी ऑडिट होगी, उसके खर्चे का हिसाब होगा। एक पारदर्शी प्रक्रिया रहेगी। जन सहयोग के नाम पे, CSR फंड के नाम पे तमाम तरह की अफवाहें जन्म लेती है। बस्ती में भी ये अफवाहें कि वसूली की गई है। सच क्या है, जब तक अगर कोई रिकॉर्ड इनके पास से नहीं आता है तो सच वो माने जाएंगे। अफवाहें दम लेंगी, काम लेंगी। आप लाख कहते रहिए हम भ्रष्टाचार रहित हैं, लेकिन वो जनता के बीच में जाएगा। उससे बेहतर है कि सांसद जी इन और आउट, कहाँ से कितना आया, कहाँ खर्च हुआ, ये मीट टू प्रेस करके एक वाइट पेपर जारी करके बस्ती की जनता को बता दे।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की केवल इतनी ही मांग है। जब बात फंड की करते हैं और बजट की बात करते हैं तो लगातार सांसद जी द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं और वर्तमान में जितने भी भाजपा नेता हैं वो लगातार दावे कर रहे हैं कि बस्ती में महर्षि वाल्मीकि विद्यालय आया वशिष्ठ कट करिए। अगर बात हम बजट की करते हैं तो लगातार सांसद जी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि बस्ती में स्वास्थ्य सेवाओं पे बहुत ज़्यादा बजट लाए गए, खर्चे भी किए गए और महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज भी स्थापित हुआ और लगातार उसमें ये दावे किए जा रहे हैं कि फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। और इसमें अभी वर्तमान में जो हमारे बस्ती के डीएम हैं उनको कोई अवार्ड भी मिला है। अवार्ड मुझे क्लियर अभी याद नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं पे लेकर कुछ अवार्ड मिला उनको कि बस्ती में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और ऐसे में जब कोई भी केस होता है तो लगातार उसको मेडिकल कॉलेज से सीधा लखनऊ रेफर किया जाता है। जैसे ही कोई मेडिकल कॉलेज में जाता है 2 मिनट उनके पास डॉक्टर जाएंगे और उसको मेडिकल वहाँ लखनऊ रेफर कर देते हैं। तो ऐसे में जितने भी स्वास्थ्य सेवाओं के दावे किए जा रहे हैं वे उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी ज़िले की स्वास्थ्य सुविधाओं की जहाँ तक बात करेंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना आवश्यक है। नो डाउट मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंगें बन गई, कैली जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम पाए, जिला अस्पताल हमारे पास था, महिला अस्पताल पहले से था, ट्रामा सेंटर हम पाए। लेकिन सवाल ये है कि इनका उपयोग कौन करेगा? मरीज जाएगा, डॉक्टर की उपलब्धता होनी चाहिए, फार्मासिस्ट की उपलब्धता होनी चाहिए, आवश्यक मशीनरी की उपलब्धता होनी चाहिए, ऑपरेटर्स की उपलब्धता होनी चाहिए। क्या वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं? क्या कोई हार्ट स्पेशलिस्ट सरकारी डॉक्टर हमारे पास है? क्या हमारे पास कोई न्यूरो स्पेशलिस्ट मेडिसिन हो या सर्जरी हो कोई है? तमाम इस तरह के हिस्से हैं रोगों के जिनके विशेषज्ञ डॉक्टरों का आज भी अभाव है। तमाम महिला अस्पताल देख लीजिए, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था देख लीजिए, महिला अस्पताल है, अल्ट्रासाउंड की मशीनें भी हैं जैसा कि सुनाई पड़ता है। ऑपरेटर्स नहीं है तो अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, अल्ट्रासाउंड बाहर हो रहा है। तो ठीक है, आपने मशीनें ले आके रख दी, आपने कमरा बनवा दिया, आपने पानी का नल लगवा दिया, आपने एक व्यवस्था दे दी, उस व्यवस्था का अवार्ड तो आप पा जाइएगा, लेकिन उसका लाभ हमारे यहाँ के कॉमन पर्सन कहाँ पा रहे हैं? आप ट्रामा सेंटर देख लीजिए, ट्रामा सेंटर का कॉन्सेप्ट क्या है? इमरजेंसी ट्रामा सेंटर से किस तरह से अलग है? ट्रामा सेंटर का कॉन्सेप्ट है, ट्रामा सेंटर इलाज नहीं करती बल्कि वो मृत्यु के टाइम को, स्थिति बिगड़ने के टाइम को रोक देती है, जिससे इलाज का समय मिल जाता है और मरीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ट्रामा सेंटर को इमरजेंसी के बगल में ले जाके भाई लोगों ने बना दिया जहां मरीज पहुंचते पहुंचते मर जाएगा। आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता, इस विशेषज्ञ डॉक्टरों की अनुपलब्धता, इस सारी चीज़ें बस्ती को अब भी असहनीय बना के रखी हैं और उसका खमियाजा यहाँ के पेशेंट गरीब मरीजों को देखा जाता है। अगर हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कहे पे विश्वास नहीं है तो सांसद जी से और जिम्मेदार लोगों से हमें कहना है कि आप केवल रेफर्ड मरीजों की संख्या जान लीजिए जो हॉस्पिटल आए और रेफर किए गए। इसके बावजूद जो ऑन रिकॉर्ड लाए ही नहीं गए वो भी संख्या लगभग उतनी ही है जितनी कि एडमिट करने के बाद ऑन पेपर रेफर किए गए। तो अगर इतने भारी मात्रा में रेफर्ड केस आ रहे हैं तो इससे मालूम है कि आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। रही साफ सफाई और व्यवस्था की बात, अगर सब कुछ है तो स्वास्थ्य मंत्री के या किसी मिनिस्टर के विजिट के 72 घंटे पहले से
पूरे अस्पताल कैंपस में अफरा तफरी क्यों मच जाती है, चद्दरें क्यों बदलने लगती हैं, ड्रेस क्यों ठीक होने लगती है, दवाओं का कोटा लाके क्यों रखा जाता है, मरीजों को ट्रेन क्यों किया जाता है कि मंत्री जी आएंगे तो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। चलने दो सब कुछ नॉर्मल। तो नॉर्मल कहने से नहीं है। अभी बस्ती के मेडिकल कॉलेज में जो भी निर्माण हुआ, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बिल्डिंग से आप मेडिकल कॉलेज को कह सकते हो, लेकिन एक मेडिकल कॉलेज के रूप में मेडिकल कॉलेज का काम करना उस तरह का अभी बस्ती मेडिकल कॉलेज कोसों दूर है। आने वाले समय में अगर सांसद जी प्रयास करेंगे तो हम उस लेवल को पा लेंगे। लगातार जैसा कि आप जानते होंगे, आज के 5 वर्ष पहले ही रिंग रोड की उद्घाटन की घोषणा कर दी गई थी और अभी रिंग रोड की ज़मीनी स्तर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि रिंग रोड कहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब उसका कोई भी कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी युवा नेता हैं वो कहते हैं कि हमने, जैसा मैंने आपके कहा, मेडिकल कॉलेज, और बात करते हैं अटल बिहारी प्रेक्षागृह की कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता लेके आए इसको, ये विकास हुआ। क्या यही विकास है? देखिए, रिंग रोड का वादा हरीश द्विवेदी जी ने किया था। जो लेटेस्ट मेरे पास जानकारी है, इसकी डीपीआर अप्रूव हो चुकी है और रिंग रोड का सर्वे भी लमसम पूरा हो चुका है। कुछ जगह विवादित है तो विवादित है, तो एक छोटा पोर्शन है वो बाद में देखेंगे ये लोग। और एक्वायर की जमीन को पाने का प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, अर्थात पूरे रिंग रोड के प्रोजेक्ट के पहला चरण शुरू होने के लगभग किनारे पर है। और मुझे उम्मीद है कि एक्वायर करके, चुनाव तक तो नहीं लगता, चुनाव के बाद ही वो शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा आपसे प्रश्न है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की जब नेताओं से मैं मिलता हूं और उनसे प्रश्न करता हूं कि उन्होंने बस्ती जनपद के विकास में क्या किया, तो वो हमको कई नाम गिनाते हैं। उसमें एक का नाम अटल बिहारी प्रेक्षागृह का है, जो ऑडिटोरियम बना है, और कहते हैं कि मैंने ऑडिटोरियम बनाया, इतना बड़ा ऑडिटोरियम बनाया, इतने लोग बैठ सकते हैं। तो इसमें जनता का क्या लाभ है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, नो डाउट अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह का प्रोजेक्ट हरीश द्विवेदी जी लाए, निर्माण हुआ। सवाल ये, इसका उपयोग जनता के बीच के संगठन क्यों नहीं कर पा रहे? अधिकतर आप देखते होंगे जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यक्रम या पार्टी के कार्यक्रम होते हैं। जाके जरा रेट भी पूछ लीजिएगा, वो रेट कमर तोड़ने वाला रेट है। ऑडिटोरियम विकास का मंदिर के रूप में दिखाई पड़ता है, लेकिन उस मंदिर के उपभोग करने के लिए और उसके भीतर जाकर कार्यक्रम करने की हैसियत और औकात बस्ती में बिना सरकारी धन के सदुपयोग कहिए, दुरुपयोग कहिए, संभव नहीं है। ऐसे में ऑडिटोरियम में एक दर्शक के रूप में आम जनता की भूमिका है। बाकी सरकारी कार्यक्रम, अर्ध सरकारी कार्यक्रम, और भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में है तो इनके दलगत कार्यक्रमों का मंच मात्र रह गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये दावे करती है कि पहले जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उन्होंने कहा था कि हम जनता के पास पैसे जब भेजते हैं तो जब मैं 100 रुपया भेजता हूं तो जनता के पास पहुंचते पहुंचते 1 रुपया हो जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट खाते में पैसा भेज रही है। तो इस पर मेरा एक प्रश्न बनता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या कोई भी सड़क योजना हो तो वो सड़क समय सीमा से पहले टूट जाती हैं। क्या वही 100 रुपया है जो डायरेक्ट खाते में आ रहा है? क्या यही विकास कार्य है? देखिए, जहाँ तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे खाते में पहुँचाना है तो ये एक तकनीकी विकास की सतत प्रक्रिया होती है। मुझे जहाँ तक याद है, अटल जी की रिजीम के अंतिम चरण तक डिजिटलाइजेशन शुरू हो गया था, कुछ योजनाएं खाते में जाने लगी थी। मनमोहन सिंह के ज़माने में वो और रेस हुआ, मोदी जी के ज़माने में और रेस हुआ। तो ये एक प्रक्रियागत हिस्सा है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि उसके खाते में तो पैसा पहुंचा,
लेकिन खाते में पैसा पहुंचाने के लिए उसने कितना खर्च किया, किन लोगों को दिया, किस तरह से दिया, भ्रष्टाचार वहां होता है मित्र। तो जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधे खाते में दे देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, और न ये केवल मोदी सरकार की उपलब्धि है, ये विगत के कई सरकारों के लगातार प्रयास और उन तकनीकी तकनीकी विकास का ये आयाम है, और ये चला है। ठीक है, इनकी सरकार आई तो ये हो गया, तो उसकी क्रेडिट लाइन हम मोदी जी को देने नहीं जा रहे हैं। अब आइए, जो विकास कार्यों में आप प्रधानमंत्री सड़क योजना किए, हमारा एक ही सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जब बाहर थी तब इनके पास कितने कार्यालय थे, कितनी जमीनें थीं, और 10 साल के सत्ता में 14 से 24 के बीच में कितनी जमीनें इन्होंने हासिल की, कितने कार्यालय निर्माण किए, और उन कार्यालयों को, इनके मुख्य कार्यालय तो 5 स्टार होटल को भी मात देते हैं। इस तरह के कार्यालयों में विकसित किस फंड से और कहां से किया? क्या आम जनता ने दिया? और अगर आम जनता ने नहीं दिया, कॉर्पोरेट ने दिया, तो बदले में आपने उन कॉर्पोरेट को क्या दिया, ये भारत की जनता को जानने का अधिकार है। और इसी में संस्थागत भ्रष्टाचार के बीज भी छुपे हुए हैं, इसमें नो डाउट। सत्ता से बाहर जाएंगे फिर नहीं होगा इनके पास। सत्ता में रहने के बाद ही एकाएक जनता ने इतना सारा धन चंदे के रूप में दे दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है तो मुझे हंसी आती। ठीक है, बढ़ता घटता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद आपको 4 तारा तोड़ के नहीं दे देगी। और अगर 4 तारा दिखाई पड़ रहा है तो निश्चित तौर पे कुछ जलने की बू तो है ही। फंडेड बाय कॉर्पोरेट है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। सर, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे सरकार पहले कहती थी कि हम पैसा भेजते हैं और जितने भी बीच के लोग हैं बिचौलिया खा जाते हैं, इसलिए विकास नहीं हो पाता है। और भारतीय जनता पार्टी ये दावे कर रही थी कि हम जो लोग काम कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट खाते में पैसे भेजने का मेरा मतलब ये था कि जो लोग काम कर रहे हैं डायरेक्ट उनके खाते में पैसे आ रहे हैं, और जितना वो काम कर रहे हैं उतना उनको पेमेंट किया जा रहा है। ऐसे में जितनी भी सड़कें हैं आप देखते होंगे समय सीमा से पहले टूट जाती हैं। अभी एक घटना आपकी बस्ती की आई कि नगर पालिका के लोगों ने वो बनवाया, उस पर नाले पे ढक्कन बनवाया और ढक्कन समय सीमा से पहले टूट गया। अभी कुछ दिन ढक्कन बने हुआ और ढक्कन टूट गया। उस पर कुछ लोग कह रहे हैं ओवरलोडिंग, कुछ लोग कह रहे हैं कि घटिया था। तो ऐसे में सरकार की गलती है कि जनता की गलती है कि बीच में लोग काम करवा नहीं रहे हैं, पैसे अपने जेब में रख रहे हैं? मेरा ये सवाल था। देखिए, जितनी भी निर्माण करने वाली संस्थाएं या कार्यदायी संस्थाएं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कार्यदायी संस्थाओं में 60 साल लोग काम करते हैं। अर्थात वो लोग काम करते हैं जो नौकरी पा गए हैं और 60 साल तक, अगर बहुत बड़ा आरोप नहीं है, कमोवेश पद पे रहते हुए काम करेंगे। चाहे वो प्रमुख सचिव हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो ईओ हो, चाहे बीडीओ। अब सवाल ये है कि इनकी मॉनिटरिंग करने का काम निर्वाचित प्रतिनिधियों को विभिन्न स्तर पे दिया गया था कि ये हर 5 साल बाद अपनी जनता के बीच में जाना है, तो जनता के प्रति ज्यादा जवाब देंगे होंगे और कार्यपालिका से ये क्षमता पूर्वक काम ले पाएंगे। और दुर्भाग्य, अगर पत्थर टूट जा रहा है और बहाने ढूंढे जा रहे हैं, इसका मतलब वर्तमान सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जनता के पक्ष में मॉनिटरिंग करने के बजाय उन लोगों के साथ मिली भगत करके एक गिरोह तैयार कर दिया है। तुम भी खाओ, हम भी खाएं, हम तुम्हारी पीठ खुजाएं, तुम हमारी पीठ खुजाओ। जब बात इस पर आएगी तो नाले के पत्थर भी टूटेंगे, हर 3 महीने पे सड़क भी टूटेगी और हर 6 महीना बाद दोबारा तिबारा बजट भी आएगा। इसी में सारा राज छिपा हुआ है। जो हो रहा है उससे आप भ्रष्टाचार का आकलन कर लीजिए। महंगे होते चुनाव,
कहां से खर्च आएंगे इनके? इन्होंने कभी भी चुनाव में असीमित धन का विरोध भारतीय जनता पार्टी या उनके लोगों ने नहीं किया है। असीमित धन आएगा कहां से? नंबर एक। नंबर दूसरी बात, असीमित धन खर्च करके जीता हुआ उम्मीदवार अपने उस पद पर असीमित धन की रिकवरी करेगा लाभांश के साथ कि नहीं? और लाभांश ही नहीं, वो महंगाई भी जोड़ के कि अगला चुनाव उसे फिर लड़ना है, तो 15% महंगाई जोड़ के अगले चुनाव का खर्च निकालेगा, फिर लाभांश निकालेगा, फिर जनता के लिए बचा कितना बजट और क्या करेगा। एक प्रश्न मेरा आपसे है कि अभी हाल ही में एक वैकेंसी आई यूपीपी, और उसमें एज जो थी 23 साल कर दी गई थी। सामान्य वर्ग के लोग अगर 23 साल के अधिक के हैं तो उनको बूढ़ा मान लिया जाएगा। बूढ़ा मानने का मतलब है कि वो फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। और फिर जब इसका विरोध हुआ तो उसको 3 साल बढ़ा के 26 साल तक कर दिया गया। तो ऐसे में जो इतने सालों के बाद ये यूपीपी की वैकेंसी आई उत्तर प्रदेश में, तो क्या ये 2024 के लिए एक दिखावा है? चुनाव न होता तो ये वैकेंसी भी नहीं आती। और योगी सरकार का एक रिकॉर्ड रहा है कि इनकी कोई भी वैकेंसी साफ सुथरी नौकरी तक नहीं गई है, बीच में न्यायालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। हाँ, 23 से 26 करना, जब इतने दिन से आपने वैकेंसी नहीं क्रिएट की थी तो 23 से 26 करना कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, मेहनत किया होगा, शरीर बनाया होगा, और उसके बाद आपने उन्हें अवसर नहीं दिया, उनके अवसर को आप मारे रहे। अब लोकसभा चुनाव सर पे आप अवसर दे रहे हैं, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप इसे ईमानदारी पूर्वक पूरा कीजिएगा या थोथे वायदे में मत रखिएगा। ये युवा है, युवा जब धोखा खाता है उसका दिल टूट जाता है तो आक्रोश से भर उठता है। और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार ने वैकेंसी क्रिएट करना बंद कर दिया है, नौकरियां देना केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। युवा भटक रहा है, बेरोजगारी की दर अपने सर्वोच्च दर पर जाकर बैठी है। ऐसे में ये कहना कि पुलिस भर्ती की प्रक्रिया ये पूरी हो पाएगी, ये समय बताएगा। मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि वर्तमान में बस्ती जनपद में इंडिया गठबंधन आ रही है या एनडीए आ रही है? देखिए, मैं इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हूँ। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में मुझे कहना चाहिए, ये उचित भी होगा कि इंडिया ब्लॉक आपस की सहमति से जिस भी दल को यहाँ टिकट देगा उसका उम्मीदवार निश्चित तौर पे एनडीए प्रत्याशी को हरा के लोकसभा में जाएगा। लोकसभा को लेकर क्या तैयारी आपकी है? लोकसभा, देखिए, लोकसभा के चुनाव की बात नहीं होती। चुनावी राजनीति एक समग्र राजनीति का एक छोटा हिस्सा होता है। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ऐसे में उसकी विशेष तैयारी की जहां तक बात है तो इंडिया ब्लॉक के अपनी बैठकें हो रही हैं, सीट शेयरिंग की बात स्टेट वार हो रही है, काफ़ी कुछ सेटल हो चुका है, घोषणा की बात है। वो जब हो जाएगा तब ये देखा जाएगा कि बस्ती की लोकसभा सीट किस राजनीतिक दल के हिस्से में गई है। जिस भी राजनीतिक दल के हिस्से में जाएगी उस दल का नेता वो अपना कैंडिडेट चुनेगा। उस दल की जो कमेटी होगी, इंडिया ब्लॉक के बाकी दलों के जो कमेटियां हैं उनके साथ बातचीत करके ज्वाइंट कुछ मुद्दों को लेके, जो हम अभी तक अलग अलग संघर्ष करते थे, लगातार करते थे सड़कों पे, गाँव में, देहात में, वो हम कोशिश करेंगे कि हम ज्वाइंट जनता के बीच में हम आंदोलन को लेकर भी जाएं, सड़कों पर भी हम ज्वाइंट दिखाई दें, मंचों पर भी हम ज्वाइंट दिखाई दें, और जब चुनाव आए तो हम संयुक्त रूप से अपने प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए पूरा प्रयास करें। धन्यवाद सर।